PCOS में भी ओव्यूलेशन इंडक्शन कर सकते हैं? दो तरह के PCOS होते हैं, एक होता है ओव्यूलेटरी जो ओव्यूलेट करेगा, एक होता है बिल्कुल स्टब बॉन्ड जिसको आप कितना भी स्टिमुलेशन दो, माइल्ड स्टिमुलेशन दो, वो रेस्पॉन्ड नहीं करता। नहीं, ये IVF बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई इंजेक्शंस वगैरह भी नहीं होते, जनरली ओरल मेडिसिन से होता है। बट हाँ, थोड़े टाइम बाद 1 या 2 इंजेक्शन ओव्यूलेशन इंडक्शन में हम लगा सकते हैं। पहले हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं ऐसी यंग पेशेंट में ओव्यूलेशन, पर उसके कुछ क्राइटेरिया हैं कि जब हमने इंडक्शन की मेडिसिन दे दिया उसके बाद फॉलिकल को ट्रैक करते हैं कि टाइम टू टाइम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और जब ऑप्टिमम टाइम आता है तब रप्चर हुआ कि नहीं है, उसमें से एग रिलीज़ हुआ कि नहीं है। जब रप्चर होगा तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग रिलीज़ हुआ। Hello everyone, welcome back to our podcast. We have come up with a new episode for you, and I, your host Dr. Vatsala, welcome you all. So we are here to discuss another new topic about infertility, where we discuss about everything that is relevant and जो उसके आसपास के सब रिलेटेड टॉपिक हैं जो आप सबको हेल्प कर सकते हैं अबाउट योर फर्टिलिटी जर्नी। सो वी हैव द प्रिविलेज ऑफ हैविंग डॉक्टर बीना मुक्तेश, हु इज़ अ रिनाउंड फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट, क्लिनिकल डायरेक्टर, मदरहुड हॉस्पिटल्स एंड सिल्वर लीफ क्लिनिक। सो वेलकम मैम। Thank you Vatsala, thank you for the introduction. Thank you ma'am, thank you for being with us. So मैम, हमने काफ़ी सुना है जो पेशेंट्स अपने इनफर्टिलिटी जर्नी में जिनको डायग्नोज होते हैं इनफर्टिलिटी, जैसे हमने पिछले एपिसोड में भी डिस्कस किया था कि ओव्यूलेशन इंडक्शन एक टर्म है जो काफ़ी पेशेंट्स अब जो डॉक्टर्स से सुनते हैं और एक आम पब्लिक के लिए कोई नई टर्म हो सकती है। तो क्या आप बता पाएंगे व्हाट इज़ ओव्यूलेशन इंडक्शन? देखो वत्सला, ओव्यूलेशन इंडक्शन का मतलब होता है कि हम बहुत माइल्ड वे में बहुत कम तरीके से थोड़ा असिस्ट करते हैं पेशेंट को कंसीव करने के लिए। जनरली क्या होता है, हर मंथ एक एग रिलीज़ होता है ओवरी से, नॉर्मल जब नेचुरल प्रेगनेंसी जिसे हम कहते हैं, और वो फर्टिलाइज होता है, इम्प्लांट होता है और प्रेगनेंसी हो जाती है। किसी किसी केस में वो अब नॉर्मल वे में एक नहीं बन पाता, और अगर बन भी पाता है तो वो मैच्योर नहीं हो पाता, और मैच्योर भी अगर हो जाता है तो नंबर उसका एक ही होता है। तो हमारा ओव्यूलेशन इंडक्शन का पर्पज़ ये होता है कि हम कोशिश करके 2 या 3 एग्स बनाएं, स्टिमुलेट करते हैं, माइल्ड स्टिमुलेशन मतलब बहुत थोड़ी सी मेडिसिन देते हैं जिससे कि 1 या 2, एक एग की जगह 2 या 3 बन जाएं, और जब वो 2 या 3 बन जाते हैं तो उनमें से कोई ना कोई इम्प्लांट हो सकता है और प्रेग्नेंट बना सकता है। तो ये आप कह सकते हो कि बिल्कुल माइल्ड फॉर्म का इनिशियल ट्रीटमेंट है फर्टिलिटी का। तो ये IVF नहीं है? नहीं, ये IVF बिल्कुल नहीं है, इसमें कोई इंजेक्शंस वगैरह भी नहीं होते, जनरली ओरल मेडिसिन से होता है। बट हाँ, थोड़े टाइम बाद 1 या 2 इंजेक्शन ओव्यूलेशन इंडक्शन में हम लगा सकते हैं। और ओव्यूलेशन इंडक्शन में हम जब मैच्योर हो जाता है एग, तो हम नेचुरल इंटरकोर्स के लिए बोलते हैं पेशेंट को कि अब आपका एग मैच्योर है, रप्चर हो गया, अब आप नेचुरल इंटरकोर्स करो। ये उससे एडवांस कुछ IUI करना या IVF नहीं होता है। ठीक है, हाँ जी मैम। तो मैम, जैसे इफ़ देयर इज़ अ यंग कपल है, 28 ईयर्स ओल्ड फीमेल है, 30 ईयर्स ओल्ड हस्बैंड है, सो वो ट्राई कर रहे हैं 1 ईयर से, वो साथ रह रहे हैं एंड दे आर ट्राइंग टू एनहांस देयर फैमिली, सो नाउ बट दे आर नॉट एबल टू कंसीव। सो व्हाट वुड बी, आप नेक्स्ट क्या सजेस्ट करेंगे उनको? देखिए, सबसे पहले तो चाहे उनकी एज कम है या थोड़ी ज़्यादा है, फर्टिलिटी चेक बहुत इंपॉर्टेंट है। हम फर्टिलिटी चेक करके देखेंगे कि उनका AMH कितना है। AMH एक मार्कर होता है जो ये बताता है कि फर्टिलिटी कैसी है। AMH चेक करते हैं, हस्बैंड सीमन एनालिसिस चेक करते हैं, ट्यूब्स चेक करते हैं, और एक बेसलाइन अल्ट्रासाउंड करके देखते हैं कि क्या सब कुछ अंदर ठीक है। उसके बाद हम एक माइल्ड स्टिमुलेशन देते हैं जिसको हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करके हम देखते हैं वो एग मैच्योर कब होता है, क्योंकि इनिशियली थोड़ी मेडिसिन दी गई है, तो वो मैच्योर कब होता है, और जब मैच्योर होता है तो रप्चर होने का इंजेक्शन, कि फॉलिकल में से रप्चर होके एग निकले, और उसको फर्टिलाइज कराने के 2 तरीके हैं, एक नेचुरल और एक IUI।
तो इस तरह से हम 28 ईयर्स और थोड़ी सी उसकी जो एज है उसका बेनिफिट उसको मिलेगा, क्योंकि AMH उनका नॉर्मल हो सकता है ट्यूब भी उसकी पेटेंट हो। लेकिन फर्स्ट टाइम में हम बेनिफिट ऑफ डाउट देके सबसे पहले ट्यूब टेस्ट नहीं करते, क्योंकि अगर कोई इन्फेक्शन की हिस्ट्री हो, ट्यूबरक्लोसिस, तो हम ट्यूब टेस्ट करते हैं, बट पहली बार में हम सोच के चलते हैं कि ट्यूब पेटेंट होगी अनटिल एंड अनलेस प्रूव्ड अदरवाइज। तो पहले हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं ऐसी यंग पेशेंट में ओव्यूलेशन, पर उसके कुछ क्राइटेरिया हैं। हस्बैंड सीमन नॉर्मल होना चाहिए या थोड़ा सा उसमें प्रॉब्लम होना चाहिए। बहुत ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम में ओव्यूलेशन इंडक्शन नेचुरल या IUI काम नहीं करेगा। और दूसरा, उनके नंबर ऑफ एग्स सफिशिएंट होने चाहिए। ऐसा नहीं कि बहुत कम उनके एग्स हैं, हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करके IUI की कोशिश कर रहे हैं, बाकी देखा हमने वो भी नहीं बचे, तो आगे भी कोई प्रोसेस नहीं हो सकता। सफिशिएंट एग्स, यंग एज, पेटेंट ट्यूब्स जो बाद में हम चेक करते हैं, एंड सीमेन एनालिसिस, इसके बेसिस पे हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करेंगे। सबसे पहले 2 या 3 साइकिल्स हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं। अगर पेशेंट को प्रेगनेंसी नहीं होती तब हम आगे IUI के लिए जाते हैं। अगर नेचुरल वे में नहीं होती तब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, फिर हम IUI करते हैं। ओके, तो मैम यू टोल्ड अस कि ओव्यूलेशन इंडक्शन ऐसा नहीं है कि किसी का भी कर दिया। नहीं, क्राइटेरियाज होते हैं कि क्या ये, अगर सपोज हमारे पास कोई पेशेंट 38 इयर्स की आ गई, उसका 1 या 2 एग है दोनों ओवरी में, अब हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करके उनका टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, क्योंकि आने वाली साइकिल में हो सकता है बचे ही ना एग्स। तो एज का बहुत इंपॉर्टेंट है, पर जैसे आपने बोला 28 ईयर, तो हम उसमें ओव्यूलेशन इंडक्शन कर सकते हैं, प्रोवाइडेड हमारे चारों क्राइटेरिया मेट हो जाए। ओके, सो फ्रेंड्स, आपने सुना कि जैसे ऐसा नहीं है कि आप बार बार किसी भी एज पे ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाते रहो अनटिल आप अपने फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट से उन्होंने आपको नहीं एडवाइस किया है। एब्सोल्युटली। इट इज नॉट लाइक कि उसने तो गोलियां खाई थी तो हम भी खा के देख लेते। बहुत सारे पेशेंट में हम देखते हैं कि जैसे हम ओव्यूलेशन इंडक्शन की एक मेडिसिन देते हैं, इसको लेट्रोस कहते हैं। हमने देखा है 1-1 साल तक लोग लेट्रोस खाते रहते हैं इस उम्मीद में कि शायद हमारा प्रेगनेंसी लेट्रोस से हो जाएगा। ये ऐसा ठीक नहीं है। बिना डॉक्टर्स के गाइडेंस के लेट्रोस 1 साल तक लेना बिल्कुल ठीक नहीं है। तो मैम, ये आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट बोला जो हम अपनी डे टू डे प्रैक्टिस में फेस बिल्कुल करते हैं। बिल्कुल। एग्जैक्टली मैम। सो मैम, व्हाट आर द इंडिकेशंस, किन किन केसेस में ओव्यूलेशन इंडक्शन करना चाहिए? हाँ, जैसे हमने बोला, यंग एज हो, AMH नॉर्मल हो, यूट्रस में कोई ऐसी एबनॉर्मलिटी मेजर जैसे फाइब्रॉइड, पॉलिप्स वगैरह ये सब नहीं हो, ओवरीज रेस्पॉन्ड कर रही हो और सीमन भी नॉर्मल हो, या बहुत माइल्ड सीमन में कोई प्रॉब्लम हो, उन केसेस में हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कर से, क्योंकि हमें ये रिस्क नहीं रहता कि अनदर 3-4 मंथ्स में उनकी फर्टिलिटी ख़त्म हो जाएगी। पेशेंट शुड बी यंग। ओके मैम। सो मैम, यू टोल्ड अस कि ओव्यूलेशन इंडक्शन क्या है। नाउ मैम, everybody would want to know that chances of success क्या है with ovulation induction? देखो, ओव्यूलेशन इंडक्शन से नॉर्मल जो एक एग बनता है उसके कंपैरिजन में 2 या 3 एग्स हम बनाने की कोशिश करते हैं। तो नेचुरल वे में अगर नहीं हो रहा तो ओव्यूलेशन इंडक्शन का एक एज उसके ऊपर है, दैट मे बी व्हेन वी मेक 2 or 3 फॉलिकल्स, मे बी दे रप्चर 2 or 3 एंड एनीवन माइट गेट फर्टिलाइज्ड एंड बी सक्सेसफुल। बट फिर भी ओव्यूलेशन इंडक्शन का मैक्सिमम सक्सेस रेट ऑफ IUI का 18% होता है। तो आप ये कह सकते हो खाली ओव्यूलेशन इंडक्शन का उससे भी कुछ कम होगा, क्योंकि IUI में फिर भी हम सैंपल को वॉश करके डालते हैं तो थोड़ी इम्प्योरिटीज़ ठीक हो जाती हैं, काफ़ी दूर तक डाल सकते हैं जिससे वो पहुंच सकते हैं। ओव्यूलेशन इंडक्शन नॉर्मल अगर हम नेचुरल करना चाहें तो उसमें तो अपने आप से स्पर्म जब क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो नहीं जाएंगे। बट हाँ, ओव्यूलेशन इंडक्शन करके अगर हम IUI करते हैं तो उसकी सक्सेस रेट IUI के जैसे ही होगी, जिसकी सक्सेस रेट हम 18% मैक्सिमम बोलते हैं। इसीलिए कहते हैं कि बहुत ज़्यादा बार ओव्यूलेशन इंडक्शन नहीं कराना चाहिए, आपकी फर्टिलिटी डाउन होती जाएगी और आपको पता भी नहीं लगेगा। एग्जैक्टली। सो मैम हमें यही फोकस कर रहे हैं कि अगेन एंड अगेन दैट इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट कि आप कब ओव्यूलेशन इंडक्शन करवाएं और कितनी बार करवाएं। हाँ जी, ओव्यूलेशन इंडक्शन भी ज़्यादा से ज़्यादा 2 बार या 3 बार मैक्सिमम आप करवा सकते हो, क्योंकि अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन से आपने देखा कि इंडक्शन से आपके एग मैच्योर हुए, रप्चर हुआ, एग निकला, सीमन नॉर्मल है, आपने इंटरकोर्स किया तो प्रेगनेंसी होनी चाहिए, नहीं होती
तो कोई ना कोई तो रीज़न है जिसे नहीं होती, और बार बार करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा, क्योंकि रीज़न अगर नहीं सॉल्व हुआ तो कैसे बेनिफिट होगा। बिल्कुल मैम, तो अंटिल हमें कॉज नहीं पता है, हमें ब्लाइंडली नहीं। बिल्कुल, ओव्यूलेशन इंडक्शन 2 या 3 बारी से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, वो भी अगर ये क्राइटेरिया मीट हो जाए तब। ओके मैम। सो मैम, ओव्यूलेशन इंडक्शन के बाद क्या नेचुरली भी ट्राई कर सकते हैं और IUI हर केस में ही ज़रूरी है? नहीं, मैंने आपको बोला ओव्यूलेशन इंडक्शन करके हम एक नेचुरल उनको ट्राई कर सकते हैं, और एक पाथ है IUI का। IUI के लिए भी हमें ओवरीज को नेचुरल इंडक्शन हम कर सकते हैं उसमें, और नेचुरल ट्राई कर सकते हैं, IUI कर सकते हैं, लेकिन इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन दोनों में कर सकते हैं। ओके। सो मैम, आर देयर एनी साइड इफ़ेक्ट्स जो हम मेडिकेशन ये ओव्यूलेशन इंडक्शन में यूज़ करते हैं उसका? देखिए, अगर हम ओव्यूलेशन इंडक्शन की जनरली माइल्ड मेडिसिन ही यूज़ करी जाती है, बट अगर कोई इंजेक्टेबल यूज़ करता है पॉलीसिस्टिक ओवरीज में, अगर बहुत ज़्यादा इंजेक्शन लगा दिए इंडक्शन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो मल्टीपल फॉलिकल बन जाते हैं, और वो डेंजरस है, वो उतना अच्छा नहीं है। उसमें अगर स्पर्म डालेंगे 4, 5, 6 प्रेगनेंसी बन सकती है, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। हाइपरस्टिमुलेशन में जा सकता है, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल। और ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन भी बार बार लेने से कोई ज़्यादा बेनिफिट नहीं होता। ओके। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए जो हम ओव्यूलेशन इंडक्शन भी करें, और फिर भी इंडक्शन करने के बाद सीमन क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए। मान लीजिए इंडक्शन तो हम कर रहे हैं 2 या 3, सीमन बहुत पुअर है, तो वो ओव्यूलेशन होने के बाद भी स्पर्म उससे मिलेगा ही नहीं, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो स्पर्म अच्छा होना चाहिए, ट्यूब्स पेटेंट होनी चाहिए, ओवरीज में एग्स होनी चाहिए, और AMH फॉलिकल्स होने चाहिए, और AMH भी अच्छा होना चाहिए, तभी हम ओव्यूलेशन। और वो भी अगर 2 या 3 बारी में नहीं बेनिफिट हुआ तो आगे बढ़ना चाहिए कि वहीं खड़े रहो और बार बार ओव्यूलेशन इंडक्शन करो, कोई बेनिफिट नहीं होगा। मेंटल प्रॉब्लम, मतलब डिप्रेशन हो जाता है, बार बार फेलियर मिलता है हमको, सोशल भी हमें अच्छा नहीं लगता कि हम इतनी बार करा, हॉस्पिटल जाना पड़ता है बार बार, फाइनेंशियल्स में भी प्रॉब्लम आती है, तो देयर इज़ नो पॉइंट डूइंग ओव्यूलेशन इंडक्शन अगेन एंड अगेन। ओके मैम। एंड मैम, जो ओव्यूलेशन इंडक्शन में यू यूज्ड द टर्म कि हम फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करते हैं, तो उसमें क्या होता है, एंड उससे कोई नेगेटिव इम्पैक्ट बॉडी पे? क्योंकि कुछ पेशेंट्स आते हैं जिनको ऐसे कोई कह देता है कि बार बार अल्ट्रासाउंड होगा तो आप पे कि बॉडी पे कुछ इफेक्ट, एग्स पे कुछ इफेक्ट, समथिंग ऐसा कुछ। इज दिस अ मिथ और अ फैक्ट? अबाउट व्हाट मैम? अबाउट दैट फॉलिकुलर मॉनिटरिंग। फॉलिकुलर मॉनिटरिंग, देखिए फॉलिकुलर मॉनिटरिंग का मतलब होता है कि जब हमने इंडक्शन की मेडिसिन दे दिया, उसके बाद फॉलिकल को ट्रैक करते हैं कि टाइम टू टाइम बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा, और जब ऑप्टिमम टाइम आता है तब रप्चर हुआ कि नहीं है, उसमें से एग रिलीज़ हुआ कि नहीं है। जब रप्चर होगा तभी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एग रिलीज़ हुआ। तो ये मॉनिटरिंग टाइम टू टाइम करनी पड़ती है, और इससे कोई ऐसे डिसएडवांटेज नहीं है। कोई अगर 10 दफ़ा भी फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करेगा तो मॉनिटरिंग के कारण पेशेंट को कोई प्रॉब्लम होगी, ऐसा नहीं है। ऑब्वियसली हॉस्पिटल आना पड़ता है तभी ट्रैक करते हैं। इसीलिए भी अगर एक बार हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करते हैं तो रोज़ रोज़ उसका ट्रैकिंग नहीं करते हैं, रोज़ रोज़ अल्ट्रासाउंड नहीं। एक फॉलिकुलर मॉनिटरिंग में मैक्सिमम 3 और 4 टाइम में हमें पता लगना चाहिए कि एग बढ़ गया, और जो फॉलिकल इंक्रीज हो गया, और रप्चर हुआ, और ओव्यूलेशन हो गया। ओके। सो मैम, इज इट जैसे PCOS आजकल कॉमनली पीपल आर डायग्नोज्ड विद PCOS, सो PCOS में भी ओव्यूलेशन इंडक्शन कर सकते हैं, और अगर कर सकते हैं तो एनी precautions that are to be taken? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत अच्छा आपने पूछा। जनरली PCOS का मतलब होता है कि मल्टीपल छोटे छोटे सिस्ट ओवरीज में होते हैं, गार्लैंड की तरह अरेंज होते हैं। 2 तरह के PCOS होते हैं, एक होता है ओव्यूलेटरी जो ओव्यूलेट करेगा, एक होता है बिल्कुल स्टब बॉन्ड जिसको आप कितना भी स्टिमुलेशन दो, माइल्ड स्टिमुलेशन दो, वो रेस्पॉन्ड नहीं करता। तो जो ओव्यूलेटरी साइकिल होती हैं उसमें हम ओव्यूलेशन इंडक्शन कर सकते हैं, और बहुत माइल्ड फॉर्म में कर सकते हैं। बट हमें ध्यान रखना पड़ेगा, अगर हमने ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन दे दी और मल्टीपल फॉलिकल बनने लगे, बहुत सारे फॉलिकल, तो हमें साइकिल को वहीं रोकना पड़ेगा। हम नहीं चाहते कि हमने ओव्यूलेशन इंडक्शन की मेडिसिन दे दी और बहुत सारे फॉलिकल बन रहे हैं और हम उसको ट्रैक कर रहे हैं। अगर 5-5, 6-6 फॉलिकल बनने लग जाएंगे तो ऑब्वियसली अगर वो रप्चर होंगे और प्रेगनेंसी हुई तो कहाँ होगी, या फिर वो हाइपर स्टिमुलेट हो जाएंगे क्योंकि हार्मोन लेवल बढ़ जाएगा। तो इन सब बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए। और जो स्टब बॉर्न ओवरीज होते हैं जिनको आप ओव्यूलेशन इंडक्शन की सॉफ्ट मेडिसिन दे भी दो तो वो रेस्पॉन्ड नहीं करती, उनको फिर इंजेक्टेबल पे डालना पड़ता है। PCOS में अगर हम ओव्यूलेशन इंडक्शन करने के लिए इंजेक्शन पे डालते हैं तो 90% केसेस में मल्टीपल फॉलिकल्स बनते हैं।
और हमें मल्टीपल फॉलिकल्स चाहिए नहीं, क्योंकि पीसीओएस है तो मल्टीपल फॉलिकल बने, हमें मल्टीपल फॉलिकल नहीं चाहिए। इतने फॉलिकल्स के कारण हाइपरस्टिमुलेशन होगा और मल्टीपल फॉलिकल अगर रिलीज करेंगे तो इतने एग्स हम क्या करेंगे, अगर हम उसमें आईयूआई करें तो मल्टीपल प्रेगनेंसीज हो जाएंगी, विच इज़ नॉट डिज़ायरेबल अगेन। तो इस बातों का ध्यान रखना चाहिए कि फॉलिकुलर मॉनिटरिंग करने के लिए कितने फॉलिकल्स हम ट्रैक कर रहे हैं। 3 to 4 फॉलिकल्स अगर आप ट्रैक कर रहे हो ओके, बट अगर 6-7 फॉलिकल बढ़ने लग गए और बड़े हो गए तो आपको स्टॉप वहीं करना पड़ेगा। यू कांट जस्ट कीप गिविंग इंजेक्शन फॉर इंडक्शन, ओके। और एक हार्मोन टेस्ट भी करते हैं, अगर 3 से ज़्यादा फॉलिकल्स मैच्योर होने लगे या 4 फॉलिकल ज़्यादा मैच्योर, तो हम E2 का टेस्ट भी कर रहे हैं। अगर E2 का टेस्ट 1500 या उससे ज़्यादा आने लग गया, इसका मतलब पेशेंट को हाइपरस्टिमुलेशन का डर है। उस टाइम पे हमको वहीं स्टॉप करना पड़ेगा, हम और उनको इंजेक्टेबल या ओरल मेडिसिन नहीं दे सकते। राइट मैम। सो मैम आपने हमें रिपीटेडली फॉलिकुलर मॉनिटरिंग और ओव्यूलेशन इंडक्शन के बारे में वी आर गेटिंग क्लैरिटी अबाउट इट। मैम अगेन फॉर आवर व्यूअर्स टू बी वेरी प्रिसाइज कि हम ओव्यूलेशन इंडक्शन फाइनली जैसे हमने एक मेडिसिन लिया एंड फॉलिकल्स हम ट्रैक करते रहे, तो अराउंड कोई पर्टिकुलर टाइम होता है कि फिर हम बताते हैं कि आपको इंटरकोर्स करना है या आईयूआई करेंगे या ऐसा, इज देयर एनी डे? देखिए, जब हम फॉलिकल्स को ट्रैक करते हैं, अल्ट्रासाउंड्स करते हैं, तो डिपेंड करता है हमने क्या मेडिसिन दिया और हमको फॉलिकल का साइज़ क्या पहुंचाना है। ये थोड़ा टेक्निकल है। 20, 21, 22, 23 के आसपास अगर फॉलिकल पहुंच जाता है तो हम ट्रिगर देते हैं। ट्रिगर का मतलब होता है वी सपोर्ट देम टू रप्चर दोज फॉलिकल्स सो दैट ओव्यूलेशन होए। ऑल्सो डिपेंड्स ऑन साइकिल ऑफ द पेशेंट, कितने टाइम की साइकिल। अगर उसकी लंबी साइकिल होगी तो ओव्यूलेशन लेट होगा, अगर शॉर्ट साइकिल्स है तो ओव्यूलेशन जल्दी होगा। तो हम ट्रैक करके देखते हैं, जब उसका ऑप्टिमम साइज़ हो जाता है कि जो हम सोच सकते हैं कि हाँ अब ऑप्टिमम साइज़ है, तब हम ट्रिगर देते हैं जिससे कि ओव्यूलेशन हो। और फिर हम फॉलो करते हैं। 2 तरह के कई क्लिनिक में बस हाँ ओव्यूलेशन इंडक्शन ट्रिगर दे दिया और आईयूआई करते हैं, हम वो नहीं फॉलो करते। हम उसको बाद में भी ट्रैक करते हैं कि ओव्यूलेशन हुआ, ओव्यूलेशन हमने देखा, फॉलिकल रप्चर हुआ, उसके बाद हम उनको नेचुरल भी बोल सकते हैं और उनको हम आईयूआई भी बोल सकते हैं। अगर सीमन बिल्कुल नॉर्मल है तो नेचुरल भी 1 या 2 बार ट्राई कर सकते हैं। अगर सीमन में कुछ प्रॉब्लम है तो उसको वॉश करके डाल के आईयूआई विल बी बेटर आंसर। ओके, तो both ways it can be, but depending on how your fertility specialist is advising you. Absolutely. So मैम उसके बाद रिजल्ट कैसे देखते हैं? देखिए, रिजल्ट्स जैसे पेशेंट को पीरियड आने का टाइम होता है, वी गिव प्रोजेस्टेरॉन सपोर्ट, और जैसे ही पीरियड आने का टाइम होता है 2 तरीके हैं, या तो वी वेट फॉर द पीरियड्स, और पीरियड नहीं आया, ओवरड्यू हो गया, तो हम उनको बोलते हैं कि ठीक है आप प्रेगनेंसी टेस्ट करा लो, बीटा एचसीजी कराओ या यूरिन प्रेगनेंसी कराओ, या फिर हम बीटा एचसीजी ही करते हैं। जब हमने वो किया उसके बाद 14 डेज़ के बाद 15 डेज़ के बाद हम एक बीटा एचसीजी करके देख लेते हैं कि प्रेगनेंसी हुई कि नहीं हुई। ओके, सो इफ इट इज पॉजिटिव देन तो फिर प्रेगनेंसी सपोर्ट करते हैं। इट इज अ गुड न्यूज़। यस। सो मैम अबाउट ओव्यूलेशन इंडक्शन, जैसे ऐसे बोलते हैं कि अगर मेडिसिन से आपने एग्स बनाए, सो चांसेस ऑफ मल्टीपल प्रेगनेंसीज की ट्विन और ट्रिपलेट्स आर दे देयर? यस, देखिए अगर ओव्यूलेशन इंडक्शन किया और पेशेंट ने डिफरेंटली रिस्पॉन्ड किया, उसके 3 to 4 फॉलिकल बन गए और हमने उसी को ट्रैक किया और वो रप्चर हुए, तो ट्विंस हो सकते हैं, बट ज़रूरी नहीं है। इट्स नॉट कंपल्सरी कि 2 या 3 फॉलिकल रप्चर हुए तो ट्विंस होएगा ही। पर अगर 2 या 3 फॉलिकल रप्चर होते हैं तो ट्विंस होने की कुछ पॉसिबिलिटी होती है। करेक्ट। बट हर ओव्यूलेशन इंडक्शन में ट्विंस होंगे ये ज़रूरी नहीं है। सो मैम हाउ मेनी यू टोल्ड अस दैट ट्यूबल पेटेंसी का यू टोल्ड कि ट्यूब टेस्ट करते हैं, तो ट्यूब का खुला होना या टेस्ट कैसा, वो कितना ज़रूरी है ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए? देखिए ऐसा होता है, जब पेशेंट हमारे पास आती है, कहीं कोई ट्रीटमेंट नहीं करा, यंग पेशेंट है, सीमन नॉर्मल है और हमने इंडक्शन ऑफ ओव्यूलेशन दिया, तो बेनिफिट ऑफ डाउट देने के लिए हम उनको पहली बारी में HSG टेस्ट या ट्यूब टेस्ट नहीं करते, ये सोच के कि नॉर्मल होगी क्योंकि अभी कोई प्रॉब्लम इसको नहीं है।
लेकिन अगर वो हिस्ट्री देती है ट्यूबरक्लोसिस की फैमिली में, उसको कोई इन्फेक्शन हुआ है, यूरिनरी इन्फेक्शन कॉन्स्टेंटली होते रहते हैं, उसको पेल्विक इन्फेक्शन हुआ है, अगर इस तरह की कोई हिस्ट्री देती है तो हम ट्यूबल पेटेंसी पहले करके देख लेते हैं कि उसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बट उस टाइम पे इन्फेक्शन नहीं होना चाहिए। अगर इन्फेक्शन हो उस टाइम और हमने ट्यूबल पेटेंसी किया तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। बट अगर कोई क्लीन पेशेंट आती है, उसको कोई प्रॉब्लम, तो हम उसको एक बार बिना ट्यूब टेस्ट करे भी IUI कर सकते हैं। हालांकि दिस इज़ नॉट रिटन एनीवेयर नहीं, बट बेनिफिट ऑफ डाउट दे करके आउट ऑफ एक्सपीरियंस हम एक बार उसका कर सकते हैं। पर एक बार में नहीं हुआ तो हमें बेटर है कि ट्यूब टेस्ट करें। ओके, देन ट्यूब टेस्ट इज better to do than blindly going. Yes. Ma'am, coming to one of the very important questions, that which are the candidates जिनमें ovulation induction और IUI should not be done? देखिए, आपने वत्सला ये बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जब तक हमको फीमेल और मेल्स की फर्टिलिटी का ज्ञान नहीं है, हम ब्लाइंडली कोई हमारे पास आया ओव्यूलेशन इंडक्शन या IUI नहीं कर सकते। देखिए क्या क्या इम्पोर्टेंट चीज़ है। अगर स्पर्म्स की क्वालिटी बहुत पुअर है, नंबर बहुत पुअर है, मोटिलिटी बहुत कम है और उनकी एबनॉर्मल फॉर्म ज़्यादा है, पस सेल्स आ रहे हैं, इस तरह का अगर सीमन है तो आप IUI नहीं कर सकते, न ही ओव्यूलेशन इंडक्शन करके नेचुरल उनको बोल सकते मल्टीपल फॉर्म बनाओ, क्योंकि वो जाएंगे ही नहीं। यू विल बी वेस्टिंग टाइम। अगर उनकी मोटिलिटी कम है तो वो पहुँचेंगे ही नहीं एग्स तक, नहीं जा पाएंगे। पस सेल्स हो तो वहीं पे इन्फेक्शन है, वो नहीं जा पाएंगे बहुत ज़्यादा अगर पस। और अगर सपोज करो उनकी काउंट भी बहुत कम है, इतनी कम काउंट है कि वो ट्रैवल करने के लायक भी नहीं है कि इतने ट्रैवल, क्योंकि जब मल्टीपल स्पर्म्स ट्रैवल करके जाते हैं तो उसमें से एक लकी स्पर्म एग को फर्टिलाइज करता है। बट अगर बहुत कम उसकी क्वांटिटी, क्वालिटी भी इतनी अच्छी नहीं है तो IUI का कोई स्कोप ना, IUI का ना ओव्यूलेशन इंडक्शन करके नेचुरल बोलने का, या ओव्यूलेशन इंडक्शन करके IUI का कोई रोल है। सबसे पहली तो इम्पॉर्टेंट चीज़ ये। दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर पर उसकी लेडी का ओवेरियन रिजर्व बहुत कम है और हम उसको बोलें कि आप IUI करो, नेचुरल करो, ओव्यूलेशन इंडक्शन, शी इज़ वेस्टिंग हर टाइम। बाय द टाइम शी रियलाइज कि IUI से नहीं हो रहा, ओव्यूलेशन इंडक्शन से नहीं हो रहा, अब हमें आगे IVF कराना पड़ेगा, उसके पास एग्स ही नहीं बचेंगे, तब IVF करना भी मुश्किल हो जाएगा। व्हाट इज़ IVF स्पेशलिस्ट गोइंग टू डू? एग्स तो होने चाहिए, अगर वो नहीं है। अगर हमारे पास कोई ऐसी लेडी आती है जिसका AMH कम है, या सपोज उसकी ओवेरियन रिजर्व कम है, एंट्रल फॉलिकल्स काउंट कम है, उसकी एज एडवांस्ड है, 34 से ऊपर है, देन देयर इज़ नो स्कोप ऑफ डूइंग IUI। अदरवाइज ऑल्सो IUI की सक्सेस रेट ओनली 18% होती है। हाउ कैन वी वेस्ट टाइम फॉर दिस 18% व्हेन वी नो ऑल द पैरामीटर्स आर नॉट इन हर फेवर? उसके फेवर में नहीं है और हम उसमें IUI कर रहे हैं। तो आई मीन दिस इज नॉट वाइज on the part of patient if they suffer, which is not a good decision to do that. और भी क्राइटेरियाज होते हैं, मान लो उनके कोई सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, दोनों ओवरीज में एंडोमेट्रियोसिस है। माइल्ड एंडोमेट्रियोसिस में ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में हम फिर भी थोड़ा IUI करके देख सकते हैं। पर एंडोमेट्रियोसिस दोनों ओवरीज में है, ओव्यूलेशन होगा, एडहेशन होते इधर उधर चिपक होती है ओवरी, क्योंकि एंडोमेट्रियोसिस है, तो वो कैसे एग उठाएगी वहाँ पे? तो उस केसेस में भी आपको IUI करने का कोई स्कोप नहीं है। बड़े बड़े एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट है दोनों साइड में, नेचुरल तो दे आर ट्राइंग, दे आर स्टेइंग विद द हस्बैंड फॉर लॉन्ग टाइम, नहीं हो पा रहा, तो उसमें फिर ओव्यूलेशन इंडक्शन करने की जगह भी नहीं होते बड़े बड़े एंडोमेट्रियोटिक्स। उन केसेस में भी हम रिकमेंड नहीं करते कि आप IUI करें, ओव्यूलेशन इंडक्शन करके नेचुरल बोलने की उनको कोशिश करें। तो 3-4 ये बहुत स्पेसिफिक क्राइटेरिया होते हैं जिसमें हमें बिल्कुल IUI या ओव्यूलेशन इंडक्शन के लिए नहीं बोलना चाहिए, रादर डायरेक्ट IVF के लिए बोलना चाहिए। नंबर ऑफ स्पर्म्स अगर बहुत मोटिलिटी बहुत ख़राब है, काउंट बहुत कम है, या फिर उसमें एग्स भी बहुत कम है, फॉलिकल बहुत कम दिखाई दे रहे हैं, मेजर कोई प्रॉब्लम है, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है, सीवियर पॉलीसिस्टिक ओवरीज है, कोई स्कोप नहीं है उसमें हम माइल्डर फॉर्म। कोई जनरल रूल नहीं होता कि पहले स्टेज पहले ये करेंगे, फिर ये करेंगे, फिर ये करेंगे। कहाँ पे पेशेंट फिट होता है वो देखना पड़ता है ना। तो मैम ये बहुत इम्पॉर्टेंट था टू हाईलाइट कि जनरली लोग डरते रहते हैं कि नहीं अभी तो हमने फर्स्ट टाइम ट्राई करना शुरू किया है, या हम पहली बार फर्टिलिटी स्पेशलिस्ट के पास आए हैं तो हम IVF बिल्कुल नहीं, एंड दे समटाइम्स वांट टू लिसन कि आप हमें दवाई दे दो पहले, हम ट्राई कर लेते हैं। एक्चुअली देखिए उनकी भी फॉल्ट नहीं है, बिकॉज दे डोंट नो द रीजंस ना, और उसके बैड इफेक्ट्स क्या हैं जो भी उनको प्रॉब्लम है, सीवियर एंडोमेट्रियोसिस है,
फर्टिलिटी और डाउन होती जाएगी। पहले ही रिजर्व कम है, फर्टिलिटी और डाउन, स्पर्म में कोई ताकत ही नहीं है, दे कांट गो एंड फर्टिलाइज, या बहुत कम है। ऐसे में हम IUI करके पेशेंट का साइकोलॉजिकल, मेंटल एंड इमोशनल ड्रेनेज करेंगे और कुछ नहीं कर सकते। ट्रू मैम, फाइनली फॉलोइंग ऑन टू दैट ओनली, बट एवरीथिंग दे आर गेटिंग। यस, ठीक है मैम। सो मैम मूविंग ऑन। और एक मिनट, और एक चीज़ और थी, अगर मान लो उनकी ट्यूब्स हमने पेटेंसी चेक कर ली, एक तरफ की ट्यूब ब्लॉक्ड है, दूसरी तरफ की पार्शियली ओपनड है, ऐसे पेशेंट भी IUI से सक्सेसफुल नहीं होते, न वो ओव्यूलेशन इंडक्शन। दोनों ट्यूब्स साइमल्टेनियसली अफेक्ट होती है। अगर किसी डिजीज़ ने एक ट्यूब को ब्लॉक कर दिया तो 95% चांसेस है कि दूसरी ट्यूब भी अफेक्टेड होगी। वो आपको पेटेंट मिलेगी, आप HSG करोगे, आपको पता लगेगा ट्यूब तो पेटेंट है, लेकिन फंक्शनली वो नॉर्मल नहीं होती। इट कैन नॉट पिक अप द एग एंड ब्रिंग द एग फॉर फर्टिलाइजेशन, क्योंकि उसमें कैपेसिटी नहीं है। ट्यूब के अंदर सीलिया होते हैं छोटे छोटे, जो एग को कैच करके, मतलब फिम्ब्रिल एंड कैच करके उसको आगे ले आते हैं। अगर ये सीलिया डैमेज हो गए, ट्यूब तो पेटेंट है, तो उससे क्या फ़ायदा, उससे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा ना। तो ऐसे केसेस को भी आप IUI या ओव्यूलेशन इंडक्शन नहीं कर सकते। आपने एक करके देख लिया, बट यू शुड नॉट डू रिपीटेडली फॉर सच केसेस व्हिच गॉट वन ट्यूब पेटेंट, अदर पार्शियली ब्लॉक्ड। या लोकलाइज पिल, कभी कभी रिपोर्ट में आती है कि एक ट्यूब तो बंद है, दूसरी तरफ में लोकलाइज पिल तो है, पिल मतलब फैल रहा, अंदर जो हम डालें सॉल्यूशन वो बाहर निकल रहा है, लेकिन एक जगह पे लोकलाइज हो गया। अब लोकलाइज पिल है, इसका मतलब कि वहाँ पे कहीं एडहेशंस है, तो वो भी एग नहीं पिक, वहाँ जगह ही नहीं है, कोई विंडो नहीं जहाँ से एग पिक कर सके। ऐसे केसेस को भी ध्यान करना चाहिए। यू शुड नॉट डू IUI और ओव्यूलेशन इंडक्शन। वही मैम, बिकॉज पेशेंट सुनकर कि नहीं हमारे तो ट्यूब खुली है, फिर आप यही है, सब बोलते हैं हमारी एक ट्यूब तो खुली हुई है। आई एग्रीड, एक ट्यूब खुली है, आप एक बार कर लीजिए, आपको बहुत कोई ऐसे नहीं है कि ज़रूरी है कि आपका फर्टिलिटी मेंटेन है, ज़रूरी नहीं दैट यू शुड गो फॉर एन IVF, बट अगर एक या दो बार में नहीं हुआ, उसको बार बार रिपीट करने से कोई बेनिफिट नहीं होगा। तो अगर आपका ट्रांसपोर्ट चैनल ठीक नहीं है, बिल्कुल, तो आप कैसे वहाँ से हो सकेगा। तो ट्रू मैम, तो इससे मैम वी हैव सम क्लैरिटी। आई होप आवर व्यूअर्स आल्सो हैव सम क्लैरिटी कि किस केसेस में हमें किस स्टेप वाइज जाना चाहिए। बिल्कुल।